Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके सुबह को बेहतरीन बनाने के लिए आज के करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। यह आपके लिए कॉफ़ी की तरह है, यह आपके लिए एक मॉर्निंग रिफ्रेशर की तरह है जो आपके पूरे दिन को खुशनुमा माहौलनुमा बनाए रखेगा, पढ़ाई के माहौल में ढलने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। आज है 10 अक्टूबर 2020। आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से वही बात, आपको ऐसे पता होगा करना क्या है कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हैं तब सब्सक्राइब कर लें। यदि पुराने लोग भी कुछ करना चाहते हैं तो उसे रीसब्सक्राइब कर लें। ओके, और नए हो या पुराने अपने बेल आइकन को जरूर चेक करें कि प्रेस है या नहीं। यदि प्रेस है तब तो ठीक है, नहीं प्रेस है तो उसे प्रेस करके ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, दिन का प्रश्न है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मतलब मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में क्या है नहीं वो बाद में जानेंगे। पहले आपको ये जरूर पता होगा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक किरण नाम का हेल्पलाइन जारी किया था सरकार। ये आपको पता होगा, हाल ही में जारी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि इसका की पॉइंट्स क्या है, आपके लिए की पॉइंट्स क्या है जो आपको नोट्स बनाना है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तो हो चुका। किस लिए? क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे आत्महत्या होता है, तो उसकी भूमिका को मतलब उसको रोकने के लिए और उसके बारे में अलग जगाने के लिए कि आप लोग मेंटली हैप्पी रहिए, आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग गरीब है, जो लोग बहुत ही गरीब है, जो लोग बहुत ही निरक्षर है, वो लोग भी हैप्पीली जीवन जी लेते हैं। तो ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, स्वस्थ रहना है। ठीक है, यह किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO द्वारा, साथ ही साथ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा और यूनाइटेड फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ द्वारा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न, आपको पता है कि परसों मनाया गया एयरफोर्स डे, मनाया गया ना। उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है। तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। ये जो है हर एक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया गया ना। किसका? एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस। तो हाँ, तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है, क्या? युद्ध सेवा मेडल। ये पॉइंट इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो जाता है कि ये जो मिंटी अग्रवाल है, यह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो एयर चीफ होते हैं, इस बार है RKS भदौरिया, उनके द्वारा। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन पर आप कंसंट्रेट कीजिएगा, शिवांगी सिंह है। ये भी हाल ही में चर्चा में रही थी। इन्हें राफेल उड़ाने के लिए ग्रुप में शामिल किया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ जानते हैं। ये इन्हें इसलिए ये प्रदान किया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, आपको याद है, पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। तो उसकी कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को उड़ान नियंत्रण की अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें दिया गया, क्या दिया गया? युद्ध सेवा पदक। ठीक है, इतनी बातें हो गई युद्ध सेवा मेडल और मिंटी अग्रवाल के बारे में। अब एक नॉर्थ ईस्ट के प्रश्न को जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य है असम। तो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किसानों से संबंधित है किसान रथ। अब किसानों से संबंधित है तो आप लोग किसान बिल के बारे में भी अवश्य जान रहे होंगे। बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासकर पंजाब वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अब पारित हो चुका है तो प्रोटेस्ट होने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्वेश्चन को देखिए, किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है कौन सा राज्य? असम। असम राज्य किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। असम के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसके पहले सबसे पहले आपको मैप देखना चाहिए असम का। ये देखिए, असम नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। असम नॉर्थ ईस्ट के अन्य जितने राज्य हैं सभी से अपना बाउंड्री शेयर करता है। कुल मिला के यदि बात करें तो यह 6 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 6 तो इसके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए और एक हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। इसके बारे में बाकी आपको पता है, हमेशा बराबर न्यूज में रहता है। ये जो सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वही इस ऐप को लॉन्च किए हैं। और इसके बारे में जानिए, इसका जो लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी है, हाईकोर्ट भी गुवाहाटी है जिसके 3-4 खंडपीठ है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, आपको नहीं मतलब रखना है। गवर्नर जगदीश मुखी है, चीफ मिनिस्टर के बारे में बता चुका। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, मतलब विधानसभा में 126 सीट है।
और राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14। ठीक है, 7 दूनी 14, दुगना है इसका। अब नेशनल पार्क इसके जो आपसे पूछे जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस हो चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये नहीं पूछेगा, आप पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, एक सिंग वाले गैंडा के लिए। और फिर मानस नेशनल पार्क, मानस नदी के किनारे। औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साहिखोवा नेशनल पार्क। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई प्रश्न के लिए। अब हम लोग देखेंगे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है कि कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन पर WHO की पहल कोवैक्स में औपचारिक रूप से शामिल हुआ? ठीक है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है कि भाई शांति हमको बनाए रखना है पूरे विश्व में, तो उसी तरह से कोविड वैक्सीन जब कहीं बन जाएगा तो उसको सब जगह वितरित कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए कोवैक्स संगठन बनाया गया, जिसमें से लगभग देश शामिल हो रहा है। तो अब चीन भी ऑफिशियली रूप से इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कब शामिल हुआ, तो 2 दिन पहले 8 अक्टूबर को गावी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल कोवैक्स में शामिल हो गया है। अब देखिए वैक्सीन तो आशा है कि अगला क्वार्टर तक आएगा, अगला साल के क्वार्टर तक, मतलब अप्रैल 2020 तक 2021 तक आ जाएगा। अब देखिए कब तक आता है, हम लोग आशा करेंगे कि जल्द से जल्द आ जाए। अपना ही स्वदेशी वैक्सीन हो तो और बढ़िया है। खैर इसके बारे में ज़्यादा हमें जानना नहीं है, कोरोना वायरस के बारे में जानना है तो आप लोग न्यूज़ चैनल को देख लिया कीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। उतना आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस से, जिसका एक मल्टीपल चॉइस वीडियो आपको करवा दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम के प्रबल दावेदार हैं। ठीक है, खैर उस बात को छोड़कर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि IRCTC ने रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग करके कुछ इसका फुल फॉर्म है, मुझे ध्यान नहीं है। आप लोग IRCTC की फुल फॉर्म बताइए कहाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो IRCTC ने अमेजॉन इंडिया के साथ एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत अब अमेजॉन ऐप पर, अमेजॉन का एक अपना ऐप है अमेजॉन इंडिया का, उस पर आप रेल टिकट भी बुक कर सकते हैं आसानी से। हम लोग यहाँ पर अमेजॉन के बारे में जानेंगे, इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, साथ ही साथ सबसे अमीर आदमी। कब फाउंड किया गया था? 1994 में, ज़्यादा पहले नहीं। अमेजॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में, वाशिंगटन में। ठीक है, इतनी बातें हो गई, और ज़्यादा आपको क्या जानना है इस प्रश्न के बारे में? अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, जिसे 120 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्सज्जित किया जाएगा? मतलब इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, कहीं टूट फूट गया है तो उसे बनाया जाएगा, इसे और पर्यटकों के लिए लुभाने के लिए इसे और सुसज्जित किया जाएगा। जोग जलप्रपात आप लोग अवश्य जानते होंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, किसके बाद? नोहकलकाई जलप्रपात के बाद, नोहकलकाई। ठीक है, ये कहाँ है जोग जलप्रपात? तो कर्नाटक में है। आपसे पूछता है कि कौन नदी पर है? शरावती नदी पर, याद रखिएगा। किस जिले में है? तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। ऊंचाई इसकी कितनी है आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिए 253 मीटर है, और इसकी चौड़ाई, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। बस अब थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में फैक्ट जानते रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कर्नाटक आपके लिए। कैपिटल जानते होंगे, लार्जेस्ट सिटी भी सेम है, बेंगलुरु। ये पॉपुलेशन रैंक आपको याद नहीं रखना है, एरिया वाइज रैंक 6 याद रखिए। गवर्नर राजू भाई वाला हैं, चीफ मिनिस्टर VS येदियुरप्पा हैं। विधानसभा में 224 सीट, यहाँ विधान परिषद भी है 75 सीट, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीट है। ठीक है, हाई कोर्ट इसका बेंगलुरु हाई कोर्ट है। इसका देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क याद रखिएगा, और बनेरघट्टा नेशनल पार्क याद रखिएगा, साथ ही साथ कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी। ये तीनों नेशनल पार्क इसके महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखिएगा। बांदीपुर और बांधवगढ़ में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और एक और मैं बताना भूल गया, नागरहोल नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका लोकेशन देख लीजिए कि ये किसके किसके साथ बाउंड्री अपना शेयर करता है। आपको साफ साफ कर्नाटक दिख रहा होगा, ये रहा हमारा कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, तो इतने के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कर्नाटक के बारे में। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में $741 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $741 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को आप लोग जानते होंगे, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी मशहूर है। यदि आप लोग NTPC की वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो उसमें भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किया गया था। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके की पॉइंट्स को। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई के चाइना में है। 1 मिनट बड़ा हो गया है, इसका ब्रश छोटा कर ले, कहाँ से छोटा होगा ये।
हाँ, तो ये हो गया आपका। हेडक्वार्टर लोकेशन शंघाई के चाइना में है। फाउंडर जो इसका है ब्रिक्स है, मतलब ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे केवी कामत थे। इसका फाउंडेशन जो 2014 में किया गया, और इसके अभी वर्तमान में लीडर मार्कोस प्रेडो ट्रोजो है। आपसे ये नहीं पूछेगा कभी, आपसे फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ सकता है और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो बस 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल देने का सिलसिला स्टार्ट है। अब बस इकोनॉमिक्स में दिया जाएगा और बाकी लगभग फील्ड में मिल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किनको दिया जाएगा। तो चर्चा था डोनाल्ड ट्रंप को भी नॉमिनेट किया गया था, ग्रेटा थनबर्ग को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जो नॉर्वेजियन कमेटी नोबेल पुरस्कार देती है शांति का, वो बताई कि कोरोना महामारी के वक्त बहुत सारे लोगों को इसने खाना दिया, खाना खिलाया, इस कारण इसे नोबेल पुरस्कार शांति का दिया जाएगा। बढ़िया बात है। इस तरह ऐसा प्रयास, ऐसे संस्था को यदि नोबेल पुरस्कार मिलता है तो लोग हेल्प करने के लिए जागरूक होंगे। ठीक है, पिछले साल का आप लोगों को याद रखना है कि पिछले साल का नोबेल किसे मिला था। तो पिछले साल का नोबेल जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला था। किस लिए मिला था? इरिट्रिया से युद्ध विराम करवाए थे, इसलिए। इरिट्रिया से हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहता था, तो उनको कंट्रोल किए इसलिए। अब हम लोग देखेंगे 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है कि ज्ञान सर्कल वेंचर्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। ज्ञान सर्कल वेंचर्स, आपको नाम से पता चल रहा है कि ज्ञान मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर पढ़ाई लिखाई वाले ही होंगे। तो रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक ने ज्ञान सर्कल वेंचर्स का उद्घाटन किया। आपको ये तो पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले था, अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न में आपके लिए जानना कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलिए। जानिए कि फोर्ब्स जो हाल में सूची निकाला है उसमें सबसे अमीर आदमी कौन बता रहा है इंडिया का। तो प्रश्न है कि फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है। देखिए लगातार 13वें साल, IPL 13 चल रहा है, लगातार 13वें साल भी है। कौन है? हमारे मुकेश अंबानी जी, एकदम हर साल की भांति 13 साल से लगातार टॉप पर है। सेकेंड थर्ड पर कौन है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टॉप पर कौन है ये तो सबको पता है, सेकेंड थर्ड पर कौन है ये याद रखना जरूरी है। तो ये जो हैं गौतम अडानी जी, ये सेकेंड पर हैं, और शिव नडारजो जी हैं, ये थर्ड पर हैं। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों तीनों का याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट का आप पूछेगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है, मैक्सिमम लोगों को। पूछेगा तो सेकेंड या थर्ड का पूछने जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK छिब्बर के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पहला तो प्रश्न का इसी से बनता है, प्रश्न से ही प्रश्न बनता है कि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है, तो RK छिब्बर। इससे ये भी आपको पता चल रहा है कि कोई भी RBI के अंदर जितने भी बैंक हैं, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो सब बैंक का कौन CEO होगा, कौन MD होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। तो यह बोला कि RK छिब्बर जी का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर बैंक एक और नई ऊंचाई पर जाए। ठीक है, तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ हमें जानना नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में अक्सर बातें होती रहती है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्स नहीं दिया गया है। आप लोग कुछ कीजिए, जम्मू कश्मीर का कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके जेहन में है आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। मास्क की कीमत सीमित करने वाला मतलब कि इतना में मास्क दिया जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र जो है मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य बना है। मास्क क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से हमें प्रिवेंशन रखना है। अभी भी आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क हमेशा पहन के चलिए। वैसे तो कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना का डर आप लोगों में बहुत घट रहा है, सब में 0 लेवल का डर हो गया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, थोड़ा सा सावधान रहिए। आप सावधान रहिएगा तो पूरा इंडिया सावधान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किन्हीं ने बोला था, किन्हीं का ये वक्तव्य है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ओके, तो हम महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं, तीसरा बड़ा राज्य है भारत का। इसका कैपिटल है मुंबई। एरिया वाइज रैंक तो अभी मैंने बताया तीसरा। पॉपुलेशन वाइज रैंक इसका सेकेंड है। वाह। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। यहाँ देखिए विधान परिषद में 78 सीट है, विधानसभा में 228 सीट है, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48। द्विसदनीय विधानमंडल भी है, और बाकी तो राज्यसभा और लोकसभा का सीट रहेंगे ही। ठीक है,
इसका कुछ नेशनल पार्क है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ठीक है, गुगामल नेशनल पार्क आपको याद रखना है और चंदौली नेशनल पार्क याद रखना है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप न्यागांव और तड़ोबा नेशनल पार्क भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र का लोकेशन देखिए, गोवा से टच कर रहा है अपना, ये गोवा से टच कर रहा है, कर्नाटक से टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश से टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, मध्य प्रदेश से टच कर रहा है, गुजरात से। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य है, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, पश्चिम में भारत की स्थित है। तो महाराष्ट्र का बाउंड्री हो गया, तीसरा बड़ा राज्य आपको ये पता चल गया, और कोस्टल एरिया ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न। हम लोग जल्द ही अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। 13वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। बहुत सारी संस्था, इकोनॉमिक संस्थाएं जो अनुमान लगाते रहती है हर एक तिमाही पर, हर एक छमाही पर, कि इतना जीडीपी होगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, मतलब इतना गिरेगा, इतना बढ़ेगा। तो अभी कोरोना वायरस के कारण सब जगह का अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचा है, तो इसमें भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ये निगेटिव किया है, निगेटिव मार्किंग किया है। वो अनुमान लगाया है कि भारत 9.6% निगेटिव रहेगा इसका सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी जो है 9.6% इसका निगेटिव रहने वाला है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक यह बात बताया है। तो इसका फॉर्मेशन किया गया था जुलाई 1944 में, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जो हेड क्वार्टर है आपको पता होगा। पर्पस इसका क्या था ये तो आपको पता है। मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, डेविड मालपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एमडी एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, अंशुला कांत है, ये भी आपको याद रखना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे ही, एनटीपीसी में तो पूछे जाएंगे। और आगे सीएचएसएल आ रहा है, तो आपको एक बात कंफर्म रखना है, डब्ल्यूएचओ के बारे में हर एक जानकारी रखिएगा, आईसीएमआर के बारे में हर एक जानकारी रखिएगा, ठीक है। ये सब आपके लिए इससे संबंधित प्रश्न बहुत बनेंगे। ये एम्स के बारे में जानकारी रखिएगा। एम्स से याद आया कि बिहार में एक नया एम्स खुलने वाला है दरभंगा में, इसके बारे में जानकारी रखिएगा, आपसे पूछेगा। और नोबेल प्राइज़ का आपको हो सकता है कि आगे 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, कि आप जल्दी से उससे रिलेट कर सके, और यदि एग्जाम में आपसे पूछ दिया तो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो इतनी सारी नोटिफिकेशंस आपको दे दिया मैंने जुबान से। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न है कि किस राज्य में ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना को ई समर्पित किया गया। कोई भी योजना अभी ई आ रहा है और उसको ई समर्पित किया जा रहा है। ई मतलब इंटरनेट, ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं अभी। तो गुजरात बहुत सारा कार्य कर रहा है, तो इसी ने ई संजीवनी ओपीडी योजना को समर्पित किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है कि जो रोगी होंगे उनको उनके घरों में आम बीमारियों के लिए ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। अब जिससे उनको बताया जाएगा ये दवा लीजिए, ये खा लीजिए ऑनलाइन ही, ठीक है, डॉक्टर के पास ज़्यादा विचरण नहीं करना पड़ेगा उनको। अब गुजरात की बात आई है, कैपिटल गांधीनगर है, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। अहमदाबाद पहला शहर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंडिया का। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी। विधानसभा 182, राज्यसभा 11 और लोकसभा 26 सीट। ये सब आपको याद रखना है। देखिए राज्यसभा लोकसभा में आप पूछिएगा कैसे पूछता है, तो राज्यसभा लोकसभा जो है ना वो पूछेगा आपसे कि ऊपर का टॉप 5 याद रखिए और नीचे का टॉप 5 याद रखिए, मतलब नीचे से किसको कम कम किस्में हैं और ऊपर से ज़्यादा किस्में हैं, ये याद रखिए। आपसे बस उतना ही पूछेगा। और फिर यदि कहीं चुनाव होने वाले हैं, जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो उससे संबंधित आपको पूछेगा कब, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब। तो ऐसे करके पूछने का तरीका एग्जाम में। छोड़िए गुजरात के हाई कोर्ट को देखिए, ये अहमदाबाद में है। एरिया वाइज रैंक इसका 5वां है और पॉपुलेशन वाइज रैंक इसका 9वां है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में। इसका जो नेशनल पार्क है आपको पता होगा, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बांसा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये गिर आप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक बक भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तब तक के लिए हम इसका लोकेशन देखते हैं। गुजरात देखिए सबसे बड़ा कोस्टल एरिया इंडिया में इसी का है, ठीक है। तो गुजरात जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और एक दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये तो एक ही हो गया, इसके साथ अपना सीमा शेयर करता है। 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये हो गई। अब हम चलेंगे अपने अंतिम प्रश्न की और आज का प्रश्न है 15वां। प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कौन सा एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रुद्रम नाम का एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षा किया है कौन, डीआरडीओ। देखिए इधर डीआरडीओ लगातार कुछ न कुछ परीक्षण कर रहा है।
आप लोग हर एक दिन में आपको न्यूज में आ रहा होगा, कभी ये मिसाइल का परीक्षण किया, कभी ये मिसाइल का परीक्षण किया। तो आपको तो ये बात पता होगा कि परीक्षण कहाँ से करता है, ओडिशा के बालासोर में, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप भी उसे पहले बोलते थे, नामकरण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप, वहाँ से ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है। और आशा है कि जितना आगे परीक्षण किया जाएगा सब सफलतापूर्वक वहीं से परीक्षण होगा, ठीक है। आप लोग देखिए, ये बात का तो कन्फर्म है कि जितना भी मिसाइल का प्रक्षेपण होता है ओडिशा के बालासोर के अब्दुल कलाम द्वीप से, और जितना भी सैटेलाइट का प्रक्षेपण होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग DRDO के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोट्टो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और हमारा मोट्टो क्या है, हैपनिंग द ड्रीम ट्रू, ठीक है। चेयरमैन इसके हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, इनका भी कार्यकाल एक्सटेंशन किया गया था। तो कुल मिलाकर आप लोग को एक बात और बतानी है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है। एंटी रेडिएशन मिसाइल ये है कि मान लीजिए सुखोई चल रहा है, ब्रह्मोस चल रहा है, तो उसमें ये मिसाइल लगा लिया, दुश्मन के एरिया में हम लोग जाने वाले हैं, तो वहाँ पर मिसाइल को लॉन्च कर देंगे, तो मिसाइल दुश्मन के एरिया को जाकर उसको सारे रेडिएशन को, उसके सारे क्या उसको बोलते हैं, सिक्योरिटी रेडिएशंस को ख़राब कर देगा, तितर बितर कर देगा, और हमारा आसानी से हम लोग अंदर बाहर आ जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही हो गया एंटी रेडिएशन मिसाइल, ओके। तो आज के इतने सारे प्रश्न हुए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे के। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे है कि हाल ही में बिहार के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित थे। तो लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया। बिहार के बहुत ही बेहतरीन नेता थे। इन्हें राजनीति विज्ञानी भी कहा जाता था, राजनीति का मौसम विज्ञानी, मतलब ये पहले ही पता कर लेते थे कि इस बार ये पार्टी जीतने वाली है और उस पार्टी में गठबंधन बना लेते थे। इनका ये खूबी था। अब ये जहाँ भी है शांति से रहें, रेस्ट इन पीस, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि कल जितने प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर किसने बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। तो ब्यूटी सिंह, यू ब्यूटी, अब बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है, ऐसे ही उत्तर देते रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका उत्तर दिया गया है। आपको आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत जल्दी हम सबका नाम रोशन करें, ठीक है। तो इतनी सारे बातें ब्यूटी सिंह बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर दिए हैं। अब देखिए, आप अंतिम प्रश्न को देखिए जो आपको जवाब देना है। ये प्रश्न आपको इसलिए देखना है क्योंकि आपको जवाब देना है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप लोगों ने इस प्रश्न को ओठ पर याद रखा होगा, तो जल्दी से इसका जवाब हाथ से टाइप करके दीजिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, मैं शुरू में लाइक करने नहीं बोला कि लास्ट तक जाऊंगा तब बोलूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यह आपका मॉर्निंग रिफ्रेशर हुआ। अब जाइए, अब और रिफ्रेश होइए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन इसे करने के बाद, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।